हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्चुअली में ये वीडियो थोड़ी लेट आई है, लेकिन बहुत ही जानकारी के अनुसार ये वीडियो बनाई गई है। वीडियो में हम देख रहे हैं कि संविदा आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक जो 148 रिक्त पद थे, इसका रिज़ल्ट आ गया है। और इसका रिज़ल्ट आए काफ़ी समय हो गया है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसमें हमें पता है कि ये 74 सीट है आपके पुरुष के, और महिलाओं की 74 सीटें हैं, जिनमें सभी यूआर, अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग एंड ईडब्ल्यूएस की ये सीटें हैं। अब इन सीट में किसको कितना नंबर आएगा, कितना नंबर नहीं आएगा, ये सब तो अपने अपने रिज़ल्ट में आपने सभी ने देख ही लिया है। और रिज़ल्ट जो है इसकी कॉमन मेरिट लिस्ट ये आपके सामने है। आप सभी ने अपने मोबाइल में देखा होगा कि कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल मेल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रेक्चुअल आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी, ये सभी होम्योपैथिक वो भी मेल के हैं, और फीमेल के अलग हैं, मेल के अलग हैं। तो मेल में हमने देखा कि इन्होंने ये कॉमन मेरिट लिस्ट है। कॉमन मेरिट लिस्ट मतलब जिसने मेल में सबसे ज़्यादा नंबर जिसके आए हैं, राहुल यादव जी, जायद खान जी और भूरे सिंह पटेल जी, सचिन पाटीदार जी, यश पाटीदार जी, राजुल गुप्ता जी, प्रदीप तिवारी जी, आशीष वर्मा जी, रजत सिंह भदौरिया जी। इस तरह से ये सभी के सभी मेरिट लिस्ट के टॉपर हैं। तो हम देखा जाए तो अगर 74 सीटें हैं तो 74 टॉपर ये हैं यहाँ तक। पर अब इसमें सिलेक्शन किसका किसका हुआ है, ये देखने वाली बात है। जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया था कि जो अनरिजर्व है वो टॉप 21, तो टॉप 21 को मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर कैटेगरी के अनुसार हमें सभी को सीट डिवाइडेड होगी। कैसे, आओ देखते हैं। तो हमने पहले मेल का देखा। मेल में जो मेल सदस्य हैं, मेल कैंडिडेट है, इनकी कॉमन मेरिट लिस्ट देखा। अब इसमें सिलेक्शन लिस्ट देख लेते हैं। सिलेक्शन लिस्ट सबसे नीचे है, ये सिलेक्शन लिस्ट निकालता हूँ मैं। ये आ गई आपकी सिलेक्शन लिस्ट। ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ 74 मेल पोस्ट कंट्रेक्चुअल आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी में। तो सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मीन्स इन 74 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब कब बुलाया जाएगा वो भी बात करते हैं। तो ये हमारे सीरियल नंबर 1 से लेकर यहाँ तक, ये 74 तक, ये 74 तक पूरे 74 कैंडिडेट हमारे सिलेक्ट किए गए हैं, और जिनकी रैंक अलग अलग है। अब जिसका जैसे एक रैंक वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 रैंक वालों तक का जो है वो शुरू से लेके 21 रैंक तो आना ही आना था, वो हमने तय किया था। जिनके 21 रैंक आएगी वो तो आना ही है, चाहे ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, यूआर का हो, या फिर किसी और कैटेगरी का हो। अगर यहाँ एसटी का होता कोई बंदा या एससी का होता तो वो भी एलिजिबल था, लेकिन उसको 21 में आना था तब। खैर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि ओबीसी के छात्र ज़्यादा बाजी मार गए। फिर उसके बाद अपने यूआर के सदस्य आए हैं और एक ईडब्ल्यूएस है। तो ये टॉप 21 की ये हमारे रैंक है, टॉप 21 रैंक है। उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज हुआ है। फिर चाहे 22वां रैंक वाले का 23वें, 24वें, फिर 25वें रैंक वाले का ना होके 26वें रैंक में ना होके 27वें रैंक वाले का हुआ, फिर 29वें का हुआ, 28 का ना होके फिर 30, 31, 32, 33, 34वें वाले का नहीं हुआ, 36, 37, 38, 39, 40वें का नहीं हुआ। इस तरह फिर जो रैंक में सबसे नीचे वो 122 रैंक वाले तक का हुआ है। लेकिन 122 में कौन है,
122 में एसटी से है, एसटी से है, और ये एक्स कैटेगरी एसटी से एक्स वाले को लिया गया है। सौरभ जामरा को हम देखते हैं 122वां रैंक है इसका, सौरभ जामरा का 122वां रैंक आता है, और इनको लास्ट में लिया गया है। अब क्यों लिया गया है फिर सब देखते हैं ना। सौरभ जामरा के पास चलते हैं हम, 122वां रैंक था उनका, क्योंकि अब हम 122वें रैंक के पास चलें, देखते हैं 122वां रैंक कहाँ गया। ये है 122वां रैंक, ये सौरभ जामरा जी 122वां रैंक है, एसटी है, मेल है, एसटी मेल 122वें रैंक वाले को यहाँ मिला है। वो लकी थे तो उनको, क्योंकि उनकी सीट थी, कैटेगरी वाइज सीट थी, इसलिए उनको ये सीट मिली। फिर सौरभ जामरा 61वें नंबर में था, सॉरी, और ये 74वें नंबर में है दीपक जैन जी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एलडी से आते हैं और मेल है। अनरिजर्व एलडी और मेल में ये कोई डिसेबिलिटी होगी शायद, क्योंकि 452वां नंबर अगर देखें, 452वें के पास चले, 452वां ये हम आ गए 452वें नंबर में। ये दीपक जैन जी हैं यहाँ पर 452वें नंबर में, इनका रैंक लगा है 452वें नंबर। नारायण जैन जी के पुत्र हैं, अनरिजर्व कैटेगरी। अब पीडब्ल्यूडी मतलब आपका वही विकलांग कोटा, इस वजह से इनको वो रैंक मिली और वो जगह मिल पाई, भले इन्होंने इनका रैंक 452वां रैंक भले लगा है। ये उसके बाद फिर अब बात करते हैं हम कि ठीक है, ये लोग तो हो गए सिलेक्टेड। फिर उसी तरह से यहाँ फीमेल की भी सिलेक्शन वाली लिस्ट है, फीमेल का भी सेम वही है कि जो भी सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है यहाँ तक 74 तक। उसके बाद फिर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जो रह गए कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा भाई, ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है। अब जो रह गए हैं उनका क्या होगा, रह गए हैं जो सदस्य रह गए हैं उनका कब होगा, क्या होगा, अब उनका लिए क्या है, उनके लिए कुछ है या नहीं है कि बस ऐसे ही। तो जैसे मैंने और भी पहले देखा और बाकी के एग्ज़ाम में भी मैंने देखा और काफ़ी लोगों से बात किया, उसमें पता चला कि पहले तो हम ये 74 लोगों को लेंगे, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लो कि लगभग अगर 10% या कि 5% लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हो पाता था किसी कारणवश, तो इसमें से 70 लोग आएंगे, 4 सीट खाली हो जाएगी। अब इन 70 लोगों में से कई लोग जॉब करेंगे नहीं कि यार हमारी पोस्टिंग इधर है, हमको उधर नहीं जाना है, हमको वहाँ जाना है, ये करके कोई ना कोई कारण निकलता है जिसकी वजह से 65 तक समझ लो, तो फिर 5 सीट बच जाएंगी। और फिर उसमें भी ये होता है कि यार चलो ठीक है, जॉब तो कर लिए, जॉब में तो चले गए, ज्वाइन भी कर लिया, पेमेंट भी ले लिए, 1-2 महीना किया, 3 महीना किया, मन नहीं लग रहा। अब मन नहीं लगने की वजह से फिर 5 लोग चले जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 5 दूनी 10 से 15, तो 10 से 15 कुल मिला के देखा जाए अगर, तो आपके पास 15 से 20 सीट आपको खाली मिलती हैं बाद में, 2 से 3 महीने बाद, आफ्टर दी ज्वाइनिंग। जब अब होता ये है कि आरबीएस के संविदा, आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक ना हर साल तो एग्ज़ाम निकालता नहीं है, पर ईयर वो एग्ज़ाम नहीं निकालता। ये एग्ज़ाम निकालते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंतराल में, लगभग 2 से 4 साल के अंतराल में एक नया एग्ज़ाम निकालते हैं। अब इस एग्ज़ाम में जितने लोग भी कॉमन मेरिट लिस्ट में आए हैं या जिनका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आया है, तो फिर उसके बाद के जो लोग रहते हैं, अब जैसे 15 से 20 लोग अगर उन्होंने खाली हो गई सीट, तो बची हुई लिस्ट के, अब इस लिस्ट ये शुरू के 74 लिस्ट को छोड़ के नीचे की जो 15 से 20 लिस्ट आएंगी, अब उसमें से किस कैटेगरी वाले ने छोड़ा है। अगर
अगर किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाले ने छोड़ा है, जैसे मान लो कि यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो इनमें से किसी स्पेसिफिक कैटेगरी वाले ने 2-2, 3-3 बच्चों ने सभी में से छोड़ा, तो वो सीट खाली हो जाएगी। वो सीट खाली हो जाएगी। तो जो आने वाले जो समय है, आने वाले जो रैंक के बच्चे हैं, तो उनके लिए ये वरदान साबित हो सकता है। तो एक वेटिंग लिस्ट का भी एक ऑप्शन होता है, तो हमें वेटिंग लिस्ट का भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि 100% वेटिंग लिस्ट होगा। वो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर लकी हैं, आपका बहुत अच्छी किस्मत है, तो आपको उसमें वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप उसमें शामिल हो जाएंगे। खैर, ये तो रही बातें आगे की, भविष्य की बातें। अभी बात कर लेते हैं हम कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ये लोग निकालेंगे टाइम, अपने उसमें NHM के वेबसाइट में जो ऑर्डर आते हैं उसमें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बताएंगे। साथ में फिर उसके बाद फिर पोस्टिंग वगैरह को देंगे। ये सब चीज़ें रहेंगी, ये बाद में रहेंगी। बहुत बहुत बधाई जितने भी लोग आप सिलेक्ट हुए हैं, और बहुत सारा ढेर सारा आप लोग इसमें कामयाब हो जाएं और अच्छा करें। आने वाला जो एग्ज़ाम है MPPSC का, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी MPPSC के बारे में चर्चा करने की इसलिए इच्छा नहीं होती क्योंकि उसमें स्टे लगा हुआ है, और जब स्टे लगा हुआ है तो उसको हम चर्चा ही क्यों करें यार। अभी स्टे लगा है, लगे रहने दो स्टे, ये बहुत अच्छी बात है। स्टे जब तक रहेगा तब तक तुम लोग पढ़ लोगे, तो पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। धन्यवाद।